हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष, यानी अंग्रेज़ों और मराठों में युद्ध और संधियां। आज हम लोग पढ़ेंगे इनके बीच जो भी युद्ध हुए थे, जो भी संधियां हुई थी, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं युद्ध के बीच, यानी युद्ध का कारण क्या था। तो इसमें सूरत की संधि का जिक्र होता है। ये संधि हुई थी 7 मार्च 1775 ईस्वी को। अब इसमें क्या हुआ, राघोवा नाम का एक पेशवा था। जब ये रघुनाथ राव, या जिसको राघोवा कहते हैं, ये पेशवा बनने में असफल रहा, यानी प्रधानमंत्री बने। अब मराठों में मैंने बताया था धीरे धीरे पेशवा शक्तिशाली हो गए थे। पहले तो ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे, धीरे धीरे ये ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। तो जब राघोवा पेशवा बनने में असफल हुआ तो उसने सत्ता प्राप्ति के लिए क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया और अंग्रेज़ों के साथ जाकर के सूरत की संधि कर डाली राघोवा ने। अब राघोवा की मांग यही थी अंग्रेज़ों से कि राघोवा को पेशवा बनाया जाए। बम्बई सरकार ने 2500 सैनिक पूना भेजने का वादा किया। पूना में जो शासन कर रहे थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने 2500 सैनिक भेजने का वादा किया कि हम राघोवा के साथ 2500 सैनिक भेजेंगे और पूना पर आक्रमण करेंगे। राघोवा ने भी वादा किया कि अगर हम पेशवा बनते हैं तो आपको सालसेट और बेसिन और थाना के क्षेत्र दे देंगे। ये संधि हुई। सूरत और भड़ोच के लगान का 50% हिस्सा, यानी आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को मिलेगा, ये भी इसमें तय हुआ। अब तात्कालिक परिणाम क्या हुआ, कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में अरा का युद्ध, या इसी को अदास का युद्ध कहते हैं, अदास का युद्ध या अरा का युद्ध 18 मई 1775 को हुआ, जहां मराठों को हार का सामना करना पड़ा। 2 सरकारें, 2 संधियां, कलकत्ता बनाम बम्बई। अब देखिए, बम्बई में भी अंग्रेज़ हैं, कलकत्ता में भी अंग्रेज़ हैं, लेकिन कलकत्ता की सरकार अलग निर्णय लेती है, बम्बई की सरकार अलग निर्णय लेती है। अब बम्बई की सरकार सूरत की संधि को मानती है, राघोवा का समर्थन जारी रखती है और युद्ध की तैयारी करती है। ये बम्बई की अंग्रेजी सरकार है जो राघोवा का साथ दे रही है। जबकि जो कलकत्ता काउंसिल, यानी जो वॉरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत जो सरकार है कलकत्ता में, वो सूरत की संधि को अमान्य घोषित कर देती है और पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को करती है नाना फडणवीस के साथ। कर्नल अपटन ने नाना फडणवीस के साथ पुरंदर की संधि कर डाली 1 मार्च 1776 को। सूरत की संधि रद्द हो गई। यानी कि देखिए, बम्बई की सरकार, यहाँ भी अंग्रेजी सरकार है, ये राघोवा को समर्थन दे रही है, जबकि ये जो दूसरी सरकार है, कलकत्ते वाली सरकार है, ये सूरत की संधि को मानती ही नहीं है और राघोवा का विरोध कर रही है। अंग्रेज़ों को 12 लाख रुपए मिले, राघोवा को पेंशन देकर राजनीति से संन्यास लेना होगा, ऐसा कहा गया इस कलकत्ता काउंसिल के द्वारा। परिणाम क्या हुआ, लंदन के डायरेक्टर्स ने बम्बई की सूरत संधि को सही माना, जिससे युद्ध फिर भड़क गया। अब लंदन की जो डायरेक्टर्स थे, जो सरकार थी लंदन की, उसने बम्बई की सरकार की बात मान ली, तो फिर से युद्ध भड़क गया। अब तलगांव और बड़गांव का युद्ध होता है। 9 जनवरी 1779 को तलगांव, या कहीं कहीं तेलगांव का युद्ध बोलते हैं इसको। इसी में मराठों की शानदार जीत हुई और महादजी सिंधिया की अहम भूमिका रही। महादजी सिंधिया की सेना को विनोद द बोइन ने यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया था, यानी महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। अब अंग्रेज़ हार गए तो उनको अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसको बड़गांव की संधि कहते हैं, 29 जनवरी 1779 को। अब ये 9 जनवरी 1789 को युद्ध हुआ, तेलगांव का युद्ध। उसके बाद बड़गांव की संधि करनी पड़ी। अब इसमें ये हुआ कि भाई 1773 के बाद जीती गई सारी भूमि अंग्रेज़ों ने मराठों को लौटा दी और 41,000 रुपये हर्जाना भी देना पड़ा। 2 अंग्रेज़ अधिकारी, फार्मर और स्टीवर्ट, मराठों के पास बंदी भी बना लिए गए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि इस संधि की शर्तों को देखने पर मेरा सिर
शर्म से झुक गया। यानी वॉरेन हेस्टिंग्स जो लगातार मना कर रहा था कि राघोवा का साथ मत दो, राघोवा का साथ मत दो, लेकिन बम्बई की सरकार ने राघोवा का साथ दिया और युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गए। 1782 में सालबाई की संधि हुई और सालबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, जो 1775 से शुरू हुआ था और 1782 में सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ। 17 मई 1782 को महादजी सिंधिया और डेविड एंडरसन ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस संधि पर, सालबाई की संधि पर, दोनों पक्षों ने जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए। सालसठ अंग्रेजों के पास रहा। अंग्रेजों ने माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया। माधव राव नारायण को पेशवा अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया और राघोवा जो अंग्रेजों के पास गया था, राघोवा, उसको पेंशन दे दी गई। भाई राघोवा जो था ये बार बार माधव राव नारायण का विरोध कर रहा था कि इनको हटा के मुझे पेशवा बनाओ, और राघोवा ने इसीलिए अंग्रेजों के साथ 1775 में सूरत की संधि भी की थी। लेकिन बाद में कुल मिलाकर जब 1782 में सालबाई की संधि होती है तो राघोवा को पेशवा नहीं बनाया जाता है। पेशवा किसको मान लिया जाता है? माधवराव नारायण को, और पेशवा को पेंशन दे दी गई। अंग्रेजों को मैसूर यानी टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए मराठों से 20 वर्ष की संधि करनी पड़ी। हेस्टिंग्स ने इसे आपातकाल की एक सफल वार्ता माना, यानी कि ये 20 वर्षों का एक युद्ध विराम हो गया, क्योंकि अब 1802 में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होगा। तो 1782 से लेकर 1802 तक शांति का काल रहा। अब मराठा शक्ति के अंतिम स्तंभ कौन कौन थे, मतलब जिनकी वजह से मराठा साम्राज्य शक्तिशाली था अंतिम समय में? तो एक तो महादजी सिंधिया थे, दूसरे नाना फडणवीस थे। महादजी सिंधिया उत्तर भारत में मराठा शक्ति को मजबूती प्रदान करते हैं। बहादुर शाह आलम द्वितीय को मराठों का पेंशनर बनाते हैं और नायब वकील मुतलक की उपाधि भी इनको मिली थी। इनका उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया हुआ। ये कई बार पूछा जाता है कि महादजी सिंधिया की मृत्यु कब हुई थी? 1794 में हुई थी और इनका उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया था, याद रखिए। अब नाना फडणवीस की बात करते हैं तो ये पूरे दरबार में कूटनीतिक स्थिरता बनाए रखते थे, अंग्रेज़ों को दक्कन से दूर रखते थे, भाई अंग्रेज़ों को दक्षिण में नहीं आने देते थे, मराठा संघ की बुद्धि और रणनीतिकार थे। जब ये दोनों स्तंभ खड़े थे तब तक मराठा संघ सुरक्षित था। पतन की शुरुआत 1800 से लेकर 1802 ईस्वी के बीच। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। कार्ल पामर एक इतिहासकार हैं, लिखते हैं, यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्ता पूर्ण शासक था। इसकी मृत्यु के साथ ही मराठों के सूझबूझ समाप्त हो गई, मराठों से सूझबूझ समाप्त सी हो गई। तो 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हुई। 1801 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई विट्ठ जी की हत्या कर दी। परिणामतः होलकर का आक्रमण हो गया। बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मराठा सरदारों होलकर और सिंधिया को आपस में लड़वाया। ये जो बाजीराव द्वितीय है, याद रखिए, माधवराव नारायण के बाद यही पेशवा बनता है, बाजीराव द्वितीय। और ये बाजीराव द्वितीय उसी राघवा का बेटा है जो राघवा पेशवा नहीं बन पाया था, बार बार बनने की कोशिश कर रहा था। तो उसी राघवा का बेटा है बाजीराव द्वितीय, और ये माधवराव नारायण के बाद पेशवा बनता है। हदपसर का युद्ध और पेशवा का पलायन। 25 अक्टूबर 1802 को दीपावली के दिन 25 अक्टूबर 1802 को दीपावली के दिन जसवंत राव होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को हरा दिया। पूना पर होलकर का अधिकार हो गया। यानी जसवंत राव होलकर ने किसको हरा दिया? सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को। अमृत राव के पुत्र विनायक राव को नया पेशवा घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, हदपसर का युद्ध 25 अक्टूबर 1802 को। बाजीराव द्वितीय अपने पिता राघोवा की भांति भागकर रायगढ़ गया, फिर बेसिन पहुंचा और अंग्रेज़ों की शरण ली और अपनी स्वतंत्रता बेचने को तैयार हो गया और बेसिन की संधि कर लिया 1802 में। यानी राघोवा जो अंग्रेज़ों के पास भाग करके सूरत की संधि 1775 में करता है, उसी राघोवा का बेटा बाजीराव द्वितीय
जब इसको पेशवा नहीं घोषित किया जाता है और पेशवा विनायक राव को घोषित कर दिया जाता है, तो ये राघवा का बेटा बाजीराव द्वितीय अपने पिता की तरह अंग्रेज़ों के पास भाग जाता है और ये बसीन की संधि यानी बेसिन की संधि 1802 में कर लेता है। अब इसी को बसीन की संधि या बेसिन की संधि कहते हैं 31 दिसंबर 1802 को। और इसमें जो है अंग्रेज़ों से एक सहायक संधि बाजीराव द्वितीय कर लेता है। यानी कि अब इसमें क्या किया, पेशवा ने अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। जो बाजीराव द्वितीय हैं वो जो बाजीराव द्वितीय पेशवा हैं वो अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं और एक अंग्रेज़ी सेना पूना में रखना स्वीकार कर लेते हैं। उसका खर्च भी पेशवा ही देगा, यानी बाजीराव द्वितीय देगा। पेशवा ने अपनी विदेश नीति अंग्रेज़ों के अधीन छोड़ दी। निज़ाम और गायकवाड़ से विवाद में अंग्रेज़ों की मध्यस्थता स्वीकार की। सूरत नगर कंपनी को दे दिया। गुजरात, ताप्ती, नर्मदा के मध्य का क्षेत्र जहाँ की वार्षिक आय 26 लाख रुपए थी, ये भी कंपनी को दे दिया गया। अब बेसिन की संधि का महत्व क्या है? यह संधि किसी एक राज्य से नहीं बल्कि मराठा संघ के प्रधान से थी। कानूनी रूप से संपूर्ण मराठा संघ क्षेत्रों के अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ गया। लॉर्ड वेलेजली को मराठा राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। मराठों के लिए यह एक राष्ट्रीय अपमान की तरह था, रक्षा के बदले स्वतंत्रता का बलिदान। यह संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रत्यक्ष कारण बनी, क्योंकि भोसले, सिंधिया, होलकर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, ये जो संधि की थी ये बाजीराव द्वितीय ने की थी। बाजीराव द्वितीय पेशवा था, तो बाजीराव द्वितीय ने तो ये संधि कर ली अंग्रेज़ों से, लेकिन और जो लोग थे, जो संघ के और लोग थे, जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले, ये सब इस संधि को मानने के लिए तैयार नहीं थे और परिणामस्वरूप युद्ध होता है आगे। इतिहासकारों का मत, इस संधि ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया। ये सिडनी ओवन कहते हैं। इस संधि ने शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा स्वतंत्रता का अंत कर दिया। BR सरदेसाई कहते हैं यह संधि एक बेकार आदमी के साथ की गई संधि है, यानी बाजीराव द्वितीय के साथ की गई संधि है। ये आर्थर वेलेजली कहते हैं। ये आर्थर वेलेजली लॉर्ड वेलेजली के भाई थे। तो निष्कर्ष, एक युग का अंत हुआ। 1775 में हम लोगों ने पढ़ा सूरत की संधि, जो राघवा अंग्रेज़ों के साथ करता है। फिर 1782 में आप देखते हैं सालबाई की संधि, जिसके तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। और फिर 1802 में बाजीराव द्वितीय, जो कि राघवा का बेटा था। ये जो राघवा है इसी का बेटा था बाजीराव द्वितीय। और राघवा ने जैसे 1775 की संधि की अंग्रेज़ों के साथ, वैसे ही बाजीराव द्वितीय ने 1802 की संधि की अंग्रेज़ों के साथ। 1802 की संधि बेसिन की संधि कहलाती है। मराठा शक्ति का पतन अंग्रेज़ों की ताकत से अधिक मराठा सरदारों की आपसी फूट और अयोग्यता का परिणाम था। बेसिन की संधि ने भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम लोग इसी में आगे पढ़ लेते हैं मराठा साम्राज्य का अस्त, संघर्ष, संधिया और पतन। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से लेकर के साम्राज्य के विघटन तक हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब बात है 1803 की। उत्तर और दक्षिण में एक साथ युद्ध हो रहा है। दक्षिण में असाय और अरागांव, ये दो क्षेत्र हैं, यहाँ पे युद्ध हो रहा है। सितंबर और नवंबर में 1803 में आर्थर वेलेजली ने सिंधिया और भोसले की मिलीजुली सेना को पराजित किया। ठीक है। असाय और अरगांव के संधि में, जो कि सितंबर और नवंबर 1803 में हुआ, इसमें आर्थर वेलेजली ने किसको पराजित किया? सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को। फिर ये तो दक्षिण की बात है। उत्तर में सरमत और लसवाड़ी का युद्ध हुआ। 1 नवंबर 1803 को लॉर्ड लेक ने सिंधिया को हरा दिया, यानी सिंधिया भोसले हार गए। देवगांव और सुरजी अर्जन गांव की संधि। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले द्वितीय ने बालासोर सहित कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेज़ों को सौंप दिए। तो याद रखिए, सबसे बड़ी चीज़ पूछी जाती है कि जो देवगांव की संधि हुई थी ये किसके किसके बीच हुई थी। तो याद रखिए, अंग्रेज़ों और भोसले के बीच, बस इतना याद रखना है।
भोंसले के बीच और अंग्रेज़ों के बीच हुई 17 दिसंबर 1803 को। और सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को हुई दौलत राव सिंधिया के साथ, यानी कि इसमें सिंधिया और अंग्रेज़ थे। देवगांव में अंग्रेज़ और भोंसले थे। सुरजी अर्जन गांव में सिंधिया और अंग्रेज़ थे। गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र यानी दोआब का क्षेत्र, बुंदेलखंड का कुछ भाग और गुजरात के कुछ क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दिए गए। सिंधिया ने जयपुर, जोधपुर और गोहद की राजपूत रियासतों पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। तो ये याद रखिएगा, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को, सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 को। तो ये तो सिंधिया और भोसले ने संधि कर ली। अब बचे होलकर। होलकर का प्रतिरोध मुकंदर्रा से राजघाट तक। 1804 में मुकंदर्रा के युद्ध में जसवंत राव होलकर ने कर्नल मॉनसन की ब्रिटिश सेना को हराया। फिर 1804 में होलकर के मित्र थे जाट शासक रणजीत सिंह। इन्होंने जनरल लेक को भरतपुर किले पर आक्रमण करने के दौरान पराजित किया। 1805 में राजपुर घाट की संधि हुई 24 दिसंबर 1805 को, और होलकर ने चंबल के उत्तर के क्षेत्र जैसे टोंक, रामपुरा, बूंदी, बुंदेलखंड में से अपने अधिकार त्याग दिए। तो याद रखिए, राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की? होलकरों के साथ की। तूफान से पहले हेस्टिंग्स की नीति और पिंडारी संकट। लॉर्ड हेस्टिंग्स, याद रखिए ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स दूसरा है और यह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपनाई। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन शुरू किया, 1870 तक पूर्ण दमन कर दिया, मराठा युद्ध में खींचे चले आए। अब ये पिंडारी कौन थे और इनका दमन क्यों किया, अब समझ लीजिए। पिंडारी एक प्रकार से लुटेरे थे। ये मराठों के लिए काम करते थे, भाड़े के सैनिक होते थे, मराठों के लिए काम करते थे। तो ये अंग्रेज़ों के साथ लूटपाट करते थे, परेशान किया करते थे। तो अंग्रेज़ों ने पिंडारियों का दमन कर दिया, यानी अंग्रेज़ों ने क्या किया, मराठों के जो सैनिक थे पिंडारी, उनका दमन कर दिया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है हेस्टिंग्स। जसवंत राव होलकर की मृत्यु 1811 में हो जाती है और शासन तुलसीबाई के हाथ में आ गया। युद्ध का तात्कालिक कारण पेशवा और गायकवाड़ विवाद। पेशवा ने गायकवाड़ से 4 लाख रुपए की मांग की। गायकवाड़ के दूत गंगाधर शास्त्री की हत्या भी कर दी गई और पेशवा के जो मंत्री थे त्र्यंबक जी डंगले, इन पर आरोप लगा दिया गया। यानी पेशवा और गायकवाड़ आपस में ही लड़ रहे थे। हुआ क्या, पेशवा ने गायकवाड़ से 4 लाख रुपए की मांग की। फिर गायकवाड़ के एक दूत थे गंगाधर शास्त्री, इनकी हत्या कर दी गई और इसका आरोप लगाया गया पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी पर। रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने डगले को हिरासत में ले लिया, यानी त्र्यंबक जी डंगले को हिरासत में ले लिया। रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने डंगले का भागना और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होना। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है 1816 में और ये 18 तक चलता है, 1818 तक। अब इसके तहत कई संधियाँ होती हैं, जैसे पूना की संधि 13 जून 1817 को हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के साथ की और इसके तहत मराठा संघ समाप्त हो गया। 5 नवंबर 1817 को दौलत राव सिंधिया ने बिना आत्मसमर्पण किए अंग्रेज़ों के सामने बिना युद्ध की आत्मसमर्पण कर दिया और संधि कर ली 5 नवंबर 1817 को। ग्वालियर की संधि, नागपुर की संधि भोसले ने की 17 मई 1816 को। तो कुल मिलाकर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कोई बहुत युद्ध होता नहीं है। अंग्रेज़ों ने हर एक व्यक्ति से संधि की, हर एक संघ से संधि की। किरकी का युद्ध 5 नवंबर 1817 को हुआ पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच। पेशवा की हार हुई, सेनापति बापू गोखले मारा गया। सीताबर्डी का युद्ध हुआ 17 नवंबर 1827 को। भोसले और अंग्रेज़ के बीच भोसले पराजित हुए। महीदपुर का युद्ध हुआ 24 दिसंबर 1817 को। होलकर और अंग्रेज़ के बीच होलकर पराजित हुए। तो ये सब आपको थोड़ा छोटे छोटे युद्ध हैं, इनको
बस याद रखना है कि कब हुए और किसके बीच हुए। तो एक तरफ तो अंग्रेज़ रहेंगे, दूसरी तरफ कौन है, पेशवा है कि भोसले हैं कि इंदौर हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, कौन है, ये आपको दूसरी तरफ का याद रखना है। जैसे किरकी का युद्ध पेशवा और अंग्रेज़ के बीच हुआ 5 नवंबर को 1817 को। सीताबर्डी का युद्ध हुआ 27 नवंबर 1817 को भोसले के बीच और अंग्रेज़ के बीच। महिदपुर का युद्ध 24 दिसंबर को होलकर और अंग्रेज़ों के बीच। 1818 में कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में बाजीराव द्वितीय अंतिम रूप से पराजित हुए। ठीक, कोरेगांव और अस्ती के युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय 1818 में फरवरी में अंतिम रूप से पराजित हो गया। और फिर मंदसौर की संधि होती है 6 जनवरी 1818 को। इसमें होलकर का भी समर्पण हो जाता है। मल्हार राव होलकर ने सहायक संधि स्वीकार की। नर्मदा के दक्षिण जिले राजपूत राज्यों पर अधिकार छोड़ दिया। विदेशी नीति अंग्रेज़ों को सौंप दी। ब्रिटिश सेना अपने खर्च पर इंदौर में रहेगी। अमीर खान पिंडारी को टोंक का नवाब मान लिया गया और पेशवा पद का समाप्ति हो गया, यानी बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर कानपुर में भेज दिया गया। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राज दिया गया। इतिहास के झरोखे से प्रमुख पुस्तकें और इतिहासकार। ग्रांड डफ की एक पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ मराठास, 2 खंडों में है। जदुनाथ सरकार की कई सारी पुस्तकें हैं मराठों पर, जैसे शिवाजी एंड हिज टाइम्स 1919 में आई, फिर द हाउस ऑफ शिवाजी 1940 में, फिर फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब इस 5 खंड में प्रकाशित हुई। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर 4 खंड में प्रकाशित हुई। और फिर यहाँ पे ये देखिए संधियाँ और टाइम और यहाँ पे किसके किसके बीच हुआ था, ये सब दिया हुआ है, इसको आप रट लीजिएगा क्योंकि मेन चीज़ इसमें यही है, संधि और युद्ध। ठीक है, तो ये मराठा पूरा आपका कंप्लीट हो गया। मराठों में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसमें लास्ट में बहुत सारा युद्ध और संधि आपको देखने को मिला है आज के वीडियो में खासकर। तो इसका कोई उपाय नहीं है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको रटना ही है कि भाई कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ, कौन पराजित हुआ और कौन सी संधि हुई, कब हुई, किसके किसके बीच हुई, ये आपको समझना है। तो मराठा पूरा कंप्लीट हो गया, मुग़ल भी कंप्लीट हो गया और मध्यकाल का इतिहास पूरा लगभग कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग धीरे धीरे आधुनिक भारत की तरफ बढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।